स्टार्ट हो गई है। तो एक्चुअली में तुम एक काम करो ना, सिर्फ दो तक रुक जाओ, दो पे मैं क्लास कंप्लीट करके दे देता हूँ तुमको। दो तक का ही काम है बस। तो यार सुनो ना, एक आध लेक्चर में एक काम करो मेरे पास, तुम लोग एक काम करो। मेरी बात शोर मत करना, बस ये है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, उनका कुछ शोर मत करना। तुम यहाँ पे अपना डेकोरेशन है ना, हाँ कोई चले चले, हाँ ठीक है। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, आवाज आ रही है चैट पे? उज्जवल, फरहीन, मोहित। हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो ना हम लोगों ने अभी तक जो है अरशद का छूट गया, अरशद नाम है ना कोई, अरशद का थोड़ा बहुत छूट गया है, तो अरशद में आपको सारे लेक्चर आज रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी मैं बेसिक बेसिक बता देता हूँ, तो आपको एटलीस्ट इतना समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सुनो, हम लोगों ने ना ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑडिट की डेफिनेशन में मेरे हिसाब से अब तो सबको याद ही हो गई होगी। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन को हमने क्या बोला था? इंडिपेंडेंटली एग्जामिनेशन करने का मतलब यह है कि मेरा किसी भी तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। ये मैंने इंडिपेंडेंट बताया था। और एग्जामिनेशन में क्या बताया था? चेक वगैरह करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैंने क्या बताया था कि जो भी मेरे बैलेंस शीट, पीएनएल, जर्नल एंट्रीज, अकाउंट्स वगैरह होते हैं ना, उनको मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलता हूं। एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया था। फिर मैंने बोला था किसी भी एंटिटी की हो सकती है, चाहे वो प्रॉफिट कमाती हो चाहे वो ना कमाती हो, उसका साइज वगैरह कुछ भी हो। और ये सब एग्जामिनेशन में क्यों करता हूं? ताकि मैं एक ओपिनियन दे सकूं। ओपिनियन मतलब मेरी राय दे सकूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच में ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बोला था कि ये बात तो ठीक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने या नहीं बने हैं, इसके अपने को ओपिनियन देनी है। और क्या करना है? तो मैंने बोला था रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब होता है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि मैंने अगर ऑडिट किया तो मैं सारी गलतियों को पकड़ ही लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस है ये। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी, इसको ऐसे लिखेंगे। Not a absolute assurance or not a guarantee that the financial statements are free from material misstatement. पहले मैंने ये बोला, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या था दोस्तों? मटेरियल मिस स्टेटमेंट से मेरा ये मतलब था कि डेप्रिसिएशन अगर 10 लाख का दिखना था, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आपने दिखा रखा है कितने का? 15 लाख का, तो ये तो आपने गलत किया। तो यार डेप्रिसिएशन लगना था, दिखना था कितने का? 10 लाख का, लेकिन दिख रहा है कितना? 15 लाख का। तो ये तो क्या हो गया? ये तो मिस स्टेटमेंट हो गई ना। अब ये इंपॉर्टेंट, मटेरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मटेरियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपसे क्या एग्जांपल लिया था कि मेरी जेब से अगर 5 रुपए का नोट गिर जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही 5,000 रुपए गिर जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। वैसे ही रिलायंस रिलायंस की बैलेंस शीट में अगर 50,000 की भी गलती होगी तो हमको इतनी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में बात चलती है। 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ ऐसे तो फिगर चलते हैं। तो उसमें 5-50 हजार रुपए का इतना कुछ मायना नहीं है। तो मटेरियल का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो डेफिनेशन में यही बोला था कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब मोटी मोटी गलतियों पर हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम ये सब क्यों करते हैं दोस्तों? हम ये करते हैं ताकि हमको ऑडिट एविडेंस मिल सके। अब ये ऑडिट एविडेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है मुझे सबूत मिल गया। एविडेंस का मतलब क्या होता है? मुझे सबूत मिल गया। जैसे कि एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि आपको केस स्टडीज भी सारी प्रैक्टिकल आती हैं, लेकिन आपको सब समझ में आएगा, बस आप सुनते चले जाओ। बैलेंस शीट में ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में एक बिल्डिंग दिख रही है दोस्तों,
और वो बिल्डिंग दिख रही है, पता है कि किस, फॉर एग्जाम्पल ये दिख रही है 5 करोड़ रुपीज की बिल्डिंग दिख रही है। अब बिल्डिंग 5 करोड़ रुपीज की दिख रही है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि 5 करोड़ की बिल्डिंग 5 करोड़ की ही है? तो आप बताओ, अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये 5 करोड़ सही लिखे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? आप लोग बताओ और चैट पे भी आंसर दो। रेट पूछना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप क्या बोलते हो, क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई। गाइडलाइन वगैरह चेक कर लो, एक रजिस्ट्री भी तो चेक कर सकता हूँ। रजिस्ट्री चेक करके पता कर लो कि भाई ये कितने में खरीदी थी। दूसरी बात है कि आज इसका एक पर स्क्वायर फीट किलोमीटर, मतलब फॉर पर स्क्वायर फीट रेट कितना चल रहा है, इसका कारपेट एरिया मतलब कुल मिला के क्या चल रहा है, तो इसका करंट रेट पता कर लेता हूं। इसके अलावा एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, जो क्या करता है पता है? वैल्यू करने का काम करता है। तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या करेगा दोस्तों? रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है वो क्या करेगा? आपके असेट्स को वैल्यू करेगा। जैसे कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए मैंने एक इंजीनियर को हायर कर लिया, और अब वो बता रहा है कि तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और इससे मैं पता लगा लूंगा कि 5 करोड़ सही है या गलत है। तो ये जो मैंने किया ना, ये जो अभी मैंने किया, रजिस्ट्री चेक करी, इंजीनियर को बुलाया, और मैंने जो गाइडलाइंस वगैरह चेक करी, इसी को तो ऑडिट बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? मतलब ऑडिट इतना सिंपल है। जैसे मैंने 2-3 एग्जांपल और दिए थे ऑनलाइन वालों, याद आ रहा है? शनिवार की बात, शनिवार की बातें अक्सर हम भूल जाते हैं, ये तो याद रख लो। हाँ, बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया समझा अरशद ने। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने ना एक स्टॉक का एग्जांपल लिया था दोस्तों, अगर आपको याद हो तो, कि ना मेरी बैलेंस शीट में जैसे बिल्डिंग दिख रही है ना, वैसे एक स्टॉक भी दिख रहा है, और स्टॉक दिख रहा है मान लो 50 करोड़ रुपीज का। तो एक बात बताओ, ये स्टॉक चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा? गोडाउन में जाऊंगा, और गोडाउन में जाकर के फिजिकली गिनना चालू कर दूंगा कि भाई एक्चुअल में तुमने बोला है कि तुम्हारे पास कितने बॉक्सेस है। मान लो तुम्हारे पास 100 बॉक्सेस है, तो वो 100 बॉक्सेस में गिनवा लूंगा ना कि 100 बॉक्सेस एक्चुअल में रखे हैं कि नहीं रखे हैं। फिर उसको खुलवा करके देख लूंगा कि उसके अंदर एक्चुअल में जूते ही रखे हैं, कुछ और रखा हुआ है। तो मैं ये क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं ये फिजिकली वेरीफाई कर रहा हूं, या फिर मैं अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहा हूं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, बिल वगैरह चेक कर सकता हूं। और ये सारे काम, इन सारे कामों को मैं क्या बोलूंगा? इन सारे कामों को करने को ही मैं क्या बोलूंगा? ऑडिट। और अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं कि मैं क्या कर रहा हूं, एविडेंस इकट्ठा कर रहा हूं, तो क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? एविडेंस का मतलब क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो ये सबूत ही तो इकट्ठा कर रहा हूं ना कि एंटिटी सही बोल रही है या गलत बोल रही है। तो इसी को अपन प्यार से क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑडिट एविडेंस बोलते हैं। और मैंने आपकी कॉपी में एक चीज लिखाई थी, ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन। उस डेफिनेशन में मैंने आपको पता क्या बताया था? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर। ऑडिट एविडेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, मानस लिखी थी आपने? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन used by auditor in forming overall conclusion on financial statements। बस इतनी सी डेफिनेशन थी दोस्तों ऑडिट एविडेंस की। अब आप जो अभी तक बैठे हो, भले आप अरशद आपने लेक्चर छोड़ दिए हो, लेकिन समझ में आ रहा है आपको, है ना? और बाकी ऑनलाइन में आप लोग जो हो, समझ में आ रहा है आपको क्या पढ़ाया मैंने अभी तक, ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इसके बाद मैं अब आगे बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मिस स्टेटमेंट, देखो मिस स्टेटमेंट की मैंने एक डेफिनेशन लिखाई थी। मिस स्टेटमेंट अगर मैं 2 लाइन में कंक्लूड करूं तो वो पता क्या होता है? हाँ, गलती पकड़ना। मतलब जो चीज जैसी दिखनी चाहिए थी, क्या वैसी नहीं दिख रही है, तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। मिस स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने डेप्रिसिएशन के एग्जांपल में क्या बताया कि, बहुत बढ़िया, जैसे मैंने बोला ना कि लगाना था 5%, लगा दिया 7.5%, दिखाना था 10 लाख, दिखा दिया 15 लाख। तो आप ये क्या कर रहे हो, जैसा स्टेटमेंट, मतलब जैसी उस आइटम को दिखना चाहिए था वो वैसी नहीं दिख रही है। जो नहीं दिख रही है उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों? मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। और वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट कब बन जाएगी? जब वो इंपॉर्टेंट होगी मेरे लिए। तो मटेरियल की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा?
व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, मतलब मेरे डिसीजन को जो अफेक्ट कर लेना, उसको अपन क्या बोलेंगे, मटेरियल। ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको नोट्स में छाप करके दे दूंगा, तो आप भले ही अगर थोड़ा बहुत नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा। हाँ जी, सुनो मेरी बात, मैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं, इधर देखना। मटेरियल मिस स्टेटमेंट थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं, देखो क्या लिखना, सुनो मेरी बात। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। मिस स्टेटमेंट का मतलब पहले फील से समझेंगे, फिर फॉर्मली लिखेंगे। जो चीज जैसी दिखनी चाहिए थी वैसी नहीं दिख रही है, उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। मैंने दो तीन जनरल एग्जांपल लिए थे कि मैंने अरशद को बोला कि भाई अरशद, मानस की एग्जाम है तो उसको पार्टी में मत बुला, क्योंकि मानस को पार्टी में बुलाएगा ना तो बेचारे की ना पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी। मतलब मैं तो कंसर्न हूं, मतलब मैं तो उसकी मदद करना चाह रहा हूं। लेकिन अरशद ने पता है मानस को क्या बोला, अरे सर तो तेको पार्टी में बुलाना ही नहीं चाहते। तो ये क्या हो गया, मैं उसकी एक तो फिक्र कर रहा था, लेकिन अरशद ने उसको क्या कर दिया, मिस स्टेट कर दिया। मिस स्टेट मतलब बोलना कुछ और चाह रहा था, बता कुछ और दिया। तो फिर इसको अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, फॉर्मली लिखवा रहा हूं मैं आपको। मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है डिफरेंस। जिन लोगों ने नहीं लिखा था वो लिख लो, जिन लोगों ने लिखा था वो एक बार रिवाइज कर लो, कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन, और मैं इसको वापस से बता भी रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स, एंड डिस्क्लोजर्स एज पर, एज पर reported financial statements, as per reported financial statements and as required by rules। तो पहले समझो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इसमें मेन मेन जो कीवर्ड है ना वो याद क्या रखने थे, ये अमाउंट, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, जिसने भी अंडरलाइन नहीं करा वो अंडरलाइन भी कर लेना। क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर्स और एज रिक्वायर्ड बाय द रूल्स। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे डेप्रिसिएशन जो है वो एज पर रूल्स कितना लगना चाहिए था, 10% के हिसाब से। एग्जांपल 10% के हिसाब से लगना चाहिए था, लगना चाहिए था 10 लाख रुपए। मैंने 15% के हिसाब से लगा दिया 15 लाख रुपए। बताओ गलत किया। इसको अपन बोलते हैं मिस स्टेटमेंट के, दिखना कुछ और चाहिए था। मतलब रूल्स के हिसाब से, फील से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, रूल्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 10 लाख। एज पर रूल्स 10 लाख लगना चाहिए था, लेकिन एज पर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा कितना दिया, एज पर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा कितना दिया, 15 लाख। तो ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस किस में है, अमाउंट में। अब प्रेजेंटेशन में कैसे हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंटेशन मतलब के इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आता है, मैंने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दिया। मैंने क्लासिफिकेशन गलत कर दिया, मतलब वो आना चाहिए था किसमें, इनडायरेक्ट में, मैंने उसको लिख दिया डायरेक्ट में। जैसे होता है ना, बेटा तेरी हाइट छोटी है तो तू उन वाली लाइन में लग जा, तू बड़ों की लाइन में लगाए, मतलब तू क्लासिफाई गलत हो रहा है। क्लासिफिकेशन मतलब तू जिस लाइन में लगा है ना वो लाइनें गलत है। जैसे होता है ना कि ये लोकल टिकट की लाइन है, ये रिजर्वेशन वाली लाइन है, तुम रिजर्वेशन वाले हटो, ये रिजर्वेशन की लाइन है। तो वैसे ही बेटा तेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होना चाहिए, तो डायरेक्ट में कहां है, उठा करके उसको खींच के नीचे लेकर के आ गए, क्लासिफिकेशन। प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन मेनली यही होता है, प्रेजेंटेशन भी वही होता है, क्लासिफिकेशन भी मेन सेम ही होता है। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब के कुछ चीजें ना मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करनी पड़ती है पता है, अलग से बतानी पड़ती है। जैसे मैंने इस साल इन्वेंट्री की मेथड को चेंज कर दिया, या मैंने डेप्रिसिएशन की मेथड को चेंज कर दिया। मेरे को लगाना था एसएलएम, लेकिन मैंने इस बार डब्ल्यूडीवी लगाया, तो बताओ मेरे को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो मैंने डिस्क्लोजर ही नहीं दिया। मतलब किसी भी प्रकार से मैंने क्या किया दोस्तों, गलती कर दी, तो वो गलती को क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट। मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देसी भाषा में बताऊं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी गलतियां होती है ना उसको बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्लियर। अब ये मटेरियल क्या होता है दोस्तों, उसको मटेरियल, बहुत बढ़िया। तो मैं यही बोल रहा हूं, ये एक लाइन लिखाऊंगा, मटेरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, या मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये बता रहा हूं। मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, अ मिस स्टेटमेंट,
अमिस स्टेटमेंट shall be considered as material. उसको मटेरियल कब बोला जाएगा? इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर हूं, तो मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि रिलायंस की बैलेंस शीट में हजार हजार करोड़ के फिगर्स हैं। उन हजार हजार करोड़ के फिगर्स में से अगर कोई गलती कितने की हो गई, 5,000 या 10,000, क्या मुझे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये मेरे डिसीजन को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। ये मेरे डिसीजन को क्या नहीं कर रहा दोस्तों? अफेक्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन वही गलती अगर 500 करोड़ की होती तो, या 200 करोड़ की होती तो, या 50 करोड़ की भी होती तो ये 50 करोड़ तो रिलायंस के लिए भी मटेरियल हो गए ना। तो इसीलिए डिपेंड करता है यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। अब आया क्या समझ में? एक्चुअली बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है भाई कि ना भूलता तो कोई भी नहीं है, क्योंकि यार कितनी भी बड़ी कंपनी हो उनके लिए ना असल में ये ना किताबों में लिखने की बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो रिलायंस की बैलेंस शीट में भी अगर 10,000 की गलती मिलती है ना, तो उसके उससे मेरी मतलब उससे ऑडिटर अपनी ओपिनियन को नहीं बदलता, लेकिन मैनेजमेंट को जवाब तो तब भी देना पड़ता है ना। मेरे को एक बात बताओ, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे हम ना किताबों में ऐसा पढ़ रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बताओ, 25,000 रुपए कहीं से चोरी हो गए या 25,000 घूम गए तो क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा, लेकिन वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट आपस में देख लेंगे। उसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि ऑडिटर जो है वो अपनी रिपोर्ट में ही गलत गलत चीजें लिख देगा। ये बता रहा हूं मैं, मतलब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं लिखेगा, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ेगा ना। वो आपस में निपटते रहेंगे कि किसने चोरी करी है उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करो, ये छोटी मोटी चीजें चलती रहेगी ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ऑडिट के रिस्पेक्ट में, ऑडिट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में तो छोटी छोटी बातों से भी फर्क पड़ेगा। अब आया क्या समझ में? यहां तक क्लियर हो? चैट में बेटा यस बोल दो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं आपको आगे कुछ बताने वाला हूं, नेक्स्ट लेवल की चीज। ठीक है, अब सुनो। अब ना दोस्तों मैंने ना आपको पिछली बार ना एक ISA कुछ पढ़ाया था, अरशद के लिए नई चीज होगी, बाकी आप लोगों को मैंने शुरू करवा दिया था। ISA 200 इंडियन या इंडियन नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दरअसल होता क्या है दोस्तों कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है ना, मैंने पिछली क्लास में बताया था। किसी भी काम को करने के लिए ना गाइडलाइंस वगैरह दी जाती हैं। जैसे कि अगर आपको पेपर भी मिलता है तो उसमें लिखा रहता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी, बाकी आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसे OMR भरनी पड़ेगी, सेकंड और सिक्स्थ में से एक आपको ऑप्शन में छोड़ना है। ये सब क्या है? आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं ना वो। जैसे ट्रैफिक में आपको रेड पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, तो ये सब क्या है? ये कुछ ना कुछ गाइडलाइंस है। तो जब हम लोग एज एन ACCA ऑडिट करेंगे ना, तो ऑडिट में भी ना हमको ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में क्या है, हमारे लिए गाइडलाइन बना दी गई है कि भैया तुम एज एन ACCA ऑडिट करने जा रहे हो क्या, तो सुनो ये किताब लो, इसमें सारे ISA हैं, इसको ध्यान से पढ़ना और इसको फॉलो करके ही ऑडिट करना। अपने मन से ऑडिट मत कर देना, इनको फॉलो करना। तो इसीलिए ISA इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नाम से कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिसमें पहला स्टैंडर्ड है ISA 200। ठीक है, और कमाल, हाँ हाँ ये अपनी हुल्ली बुक है, बहुत बढ़िया। और कमाल की बात तो ये है कि ये जो ISA 200 है ना, इसमें से आई हटा लो तो इंडिया में चलता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। तो ऐसे 200 इंडिया में चलता है, उसको ISA कहाँ बोलते हैं? UK में। और दोनों का कंटेंट जो है वो मैक्सिमम तरीके से सेम ही होता है। सुनना मेरी बात को, ISA 200 जो है, ISA 200 जो है उसका नाम लिखेंगे। पहले तो आप लिख चुके हो, मैं अपने लिए फिर से लिख देता हूं। ISA 200 का नाम क्या था दोस्तों? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ, या फिर एज पर भी लिख सकते हो, इन अकॉर्डेंस विथ
इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, ISA 200 का नाम क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो हम तो पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना दैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और ओपिनियन वगैरह फॉर्म करना। तो बस यही तो पढ़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे सर यही पढ़ रहे हैं क्या? जो मैंने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाया है ना, वो ISA 200 में लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप? उन लोगों ने मटेरियल मिसस्टेटमेंट की डेफिनेशन दे दी, उन लोगों ने ऑडिट एविडेंस की छोटी मोटी डेफिनेशन दे दी, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक तो सर आपने पुराने लेक्चर का ही रिकैप करवा दिया। अब नया तो अरशद आपको बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है, यही अपन ने मोटा मोटा पढ़ा हुआ है। एक बार पुराने को आप स्पीड में देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां से एक नया कॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूं दोस्तों, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझना। एक कहानी के साथ शुरुआत कर रहा हूं, बोलना क्या चाह रहा हूं। हुआ क्या कि जैसे आप दोनों जो बैठे हो ना सामने, आप दोनों की अपनी एक कंपनी है मान लो, और मैं एक ACCA हूं जो आपके यहाँ ऑडिट करने आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं आपके यहाँ ऑडिट करने आया ना, तो मैंने आपको बोला कि रुको, ऑडिट शुरू करने से पहले आप लोगों की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो आप बोलोगे हमारी कौन सी जिम्मेदारी? ऑडिट करने की जिम्मेदारी तो आपकी है, हमारी कौन सी जिम्मेदारी? तो मैंने आपको यह समझाया कि देखो भैया ऐसी बात नहीं है, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पता है कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं? आप हो मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट ही बोलेंगे ना, आप कौन हो? मैनेजमेंट। तो यार मैनेजमेंट की एक बात बताओ, बेसिक जिम्मेदारी। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं एक बहुत अच्छी पेंटिंग करता हूं, आर्टिस्ट हूं मैं, ठीक है, और अरशद ने बोला कि भैया मेरी पेंटिंग बनाओ सर, मेरी पेंटिंग बनाओ, मैं इसे बैठ जाऊंगा और आप मेरी पेंटिंग बना देना। मैंने बोला ठीक है, आपके घर आ जाऊंगा। अब मैं जब गया ना अरशद के वहां, तो अरशद ने ना सारी लाइटें बंद कर रखी है। अरशद मेरे को रोशनी नहीं आ रही, दिखेगा कैसे? मैं बोलूंगा भाई वो कैनवस वगैरह मैं नहीं लाया हूँ, ला के दे दो। बोले नहीं नहीं, पेन पेपर पे बनाओ। मैंने बोला भाई मेरे को पेन पेपर पे स्केच बनाते थोड़ी आता है, मैं तो पेंटर हूँ। बोले नहीं आपको तो इसी बनाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि यार भाई कम से कम बैठने की जगह तो दे दो, मैं खड़े खड़े थोड़ी बनाऊंगा। तो ये मेरे को कुर्सी भी नहीं दे रहा है। तो एक बात बताओ, अरशद जो है वो यार ठीक से मेरे को कुछ भी काम ही नहीं करने दे रहा है अरशद। तो ना तो ये ठीक से मुझे जो है वो पेंटिंग बनाने दे रहा है, ना ही मुझे वो चीजें वगैरह ला करके दे रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। तो क्या मैं ढंग से इसकी पेंटिंग बना पाऊंगा क्या? नहीं। तो वैसे ही मैनेजमेंट को क्या देना पड़ेगा? ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना। अगर मैनेजमेंट मेरे को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो मैं ऑडिट कैसे करूं? जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया एक काम करो, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मेरे को परचेस के बिल ला के दे दो यार। तुम मेरे को परचेस के बिल ला के नहीं दे रहे हो, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा ठीक है या नहीं है? मैंने आपको बोला कि ये लैंड एंड बिल्डिंग आपने दिखा रखी है कितनी, 1 करोड़ रुपए की, तो रजिस्ट्री दिखाओ। बोले सर रजिस्ट्री तो नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला भाई कुछ तो बताओ। मैंने बोला चल मैं किसी वैल्यूअर को लेके आ जाता हूँ। बोले नहीं वैल्यूअर भी नहीं ला सकते। तो भाई मैं ऑडिट कैसे करूंगा? मतलब ना तो तुम मुझे ठीक से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर अपन एग्जाम्पल लिखे तो अपन क्या लिख सकते हैं? नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आप मुझे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपकी डीड वगैरह हो गई, मतलब अग्रीमेंट्स वगैरह हो गए, बिल्स वगैरह हो गए। अगर आप ये सब मुझे प्रोवाइड ही नहीं करोगे तो यार मैं ऑडिट कैसे करूंगा? क्या ये समझ में आ रहा है क्या जो मैंने अभी आपको समझाया है? मतलब मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि मैं एज एन ऑडिटर ऑडिट करने आया हूं, तो मैनेजमेंट को मेरा ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अब तुम ना तो मुझे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। मैंने पता है आपको बोला, मैंने आपको क्या बोला पता है? कि मुझे आपके एम्प्लॉय से इंक्वायरी करनी है, तो आपने मना कर दिया। देख अर्षद अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, क्या आया ना समझ में? जैसे मैंने आपके एम्प्लॉय को बोला कि आपका ना, मेरे को आपके मैनेजर से बात करनी है, आपके एम्प्लॉय से बात करनी है, उनको बुला लो, उनका फोन नंबर दे दो। आप बोले नहीं सर नहीं दे सकते। मैंने बोला पागल वागल हो क्या, मैं उनसे बात तो करूं। बोले नहीं ये भी नहीं कर सकते। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, मेरे को गोडाउन में तो जाना है, तो मुझे स्टॉक काउंट करवाना है। बोले नहीं सर गोडाउन तो बंद नहीं जा सकते, 1 हफ्ते कोई नहीं जा सकता।
मैंने बोला यार अगर तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे तो यार मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैनेजमेंट को सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी। दूसरा, ये तो हो गया रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। एक और एक नॉर्मल पॉइंट, प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका ये मतलब है कि मेरा नाम क्या है, ऑडिटर। मेरा नाम क्या है, ऑडिटर। मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूं। मेरा नाम ऑडिटर है, मैं अकाउंटेंट थोड़ी हूं। अकाउंटेंट नहीं हूं मतलब तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना के मुझे देने पड़ेंगे ना, उसी को तो चेक करूंगा। ये तो वही बात हो गई कि मास्टर शेफ में तुम वो शेफ से क्या बोल रहे हो, खाना भी तुम्हें बनाओ चेक भी तुम्हें कर दो, कि खा के तुम देख लो कि अच्छा भी बना है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। मतलब कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तुमको बना के देने पड़ेंगे ना, मेरे को तो सिर्फ चेक करने का काम करना है। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसकी जिम्मेदारी हो गई, मैनेजमेंट की। मुझे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी किसकी जिम्मेदारी हो गई दोस्तों, मैनेजमेंट की। क्या समझ में आया क्या मैं किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं जब मैं ऑडिट करने जा रहा हूं तो मैनेजमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे। दूसरा, मुझको अकाउंट्स बना करके दे। मैं अकाउंट्स बैलेंस शीट पीएनएल मैं थोड़ी बनाऊंगा। और तीसरा, मुझे अनरेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे। एक्सेस का मतलब कि मुझे मेरी रीच होनी चाहिए, मतलब कि मैं चाहूं तो एम्प्लॉय से बात कर सकूं, मैं चाहूं तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं क्या कर सकूं, चेक कर सकूं। अगर मेरी इच्छा हो तो मैं आपके बिल्स वगैरह देख सकूं, मैं आपका कंप्यूटर सिस्टम चेक कर सकूं, मैं जा करके आपके गोडाउन में जा करके आपका स्टॉक वगैरह चेक कर सकूं। मतलब आपको अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी पड़ेगी टू ऑल दी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड पर्सन्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने 3 पॉइंट अभी आपको लिखवाए हैं ये आपको लॉजिकली सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? मैं ऑडिट करने गया हूं दोस्तों, तो मुझे इंफॉर्मेशन तो दोगे, डॉक्यूमेंट्स तो दोगे, ये सारी चीजें तो दोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके तो दोगे, मुझे सारे लोगों से जो है कंफर्मेशन लेने का, इंक्वायरी करने का अधिकार तो दोगे। जब ये सारी चीजें दोगे तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना कि ऑडिट ठीक से हो रहा है। तो यार जब से मैंने ऑडिट की क्लास स्टार्ट करी है मैं आपको बार बार यही चीज बता रहा हूं शुरू से लेकर के आखिरी तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बने हैं या नहीं बने हैं, इसको चेक करने का काम ऑडिट होता है। इसमें मुझे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी पड़ती है। मुझे क्या लेना पड़ता है, मुझे एक एक कम से कम एक अश्योरेंस लेना पड़ता है कि सब कुछ सही है। मैं आपको ये सब बता रहा था। फिर मैंने आपको आईएसए 200 के बारे में बताया कि आईएसए 200 बेसिक्स के बारे में बात करता है। वहां पर मैंने आपको पहली चीज बताई कि आपको वही जो मैंने आपको पहले बताया, रीजनेबल एश्योरेंस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मैंने बोला कि ये सब करना जिम्मेदारी किसकी है, तो मैं बोलूंगा ये सब करना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? एक मिनट ना, थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है, 1 मिनट रुकना। एक मिनट, ये हट नहीं रहा है, रुकना 1 मिनट। एक मिनट हाँ। अरे यार, 1 मिनट। एक सेकंड ना, जब तक मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। तो मैंने आपको अभी तक ये बताया, और मैंने ये बताया कि यार मैनेजमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा काम मैं नहीं करूंगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैं चेक करूंगा तो बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी हो गई ना। अगर तुम मेरे को इंफॉर्मेशन, हाँ, अकाउंट्स बताओ। हाँ बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया, अरशद ने पूरा कंक्लूड कर दिया। अब एक और नई टर्म, यहां तक तो मैंने बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। अभी जैसे ही लैपटॉप चालू होता है मैं एक चीज लिखवा रहा हूं, अभी बता रहा हूं। एक चीज होती है दोस्तों, पहले बताओ फरहीन, उज्जवल, मोहित, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। है? नहीं नहीं, भवन था अभी, शायद भवन है, भवन चला गया कि चैट पे नहीं दिख रहा है। एक मिनट रुको। भवन नहीं है, अभी चला गया शायद भवन। अभी था थोड़ी देर पहले। सुनो मेरी बात। एक वर्ड है दोस्तों, इंटरनल कंट्रोल। कभी आप लोगों ने नाम सुना इंटरनल कंट्रोल के बारे में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम ना एक सिनेमा हॉल चलाते हैं। सिनेमा हॉल चलाते हैं हम लोग। तो मुझे एक बात बताओ, सिनेमा हॉल में कुछ बेसिक बेसिक चीजें जो एक बच्चा भी ध्यान रखेगा, जैसे सबसे पहले गेट पर एक व्यक्ति, बेटा थोड़ा सा धीरे बोलना प्लीज। गेट पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो टिकट चेक करेगा। एटलीस्ट गेट पे एक व्यक्ति तो खड़ा करोगे ना, टिकट चेक करे। फॉर एग्जाम्पल कोई टिकट ही चेक नहीं कर रहा है, तो भाई ऐसे केस में तो भाई गया, तुम कोई टिकट ही खरीदेगा नहीं, ऐसे ही लोग घुस जाएंगे सिनेमा हॉल में। मतलब के कुछ कुछ ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं जो लगाना जरूरी होते हैं, पहला। दूसरा, ऐसा ना हो कि तुमने ऐसे टिकट दे दी जिसमें नंबर वंबर ही ना लिखा हो, एक ही टिकट पे लोग पांच पांच बार मूवी देख करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना दोस्तों। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ ऐसे बेसिक कंट्रोल हैं। कंट्रोल मतलब के, जैसे होता है ना कि हम घर में दरवाजा लगाते हैं, ताला लगाते हैं, क्यों? ताकि कोई चोर अंदर ना घुस जाए। एक बात बताओ, अगर हमारे घर में ताला ही ना लगा हो तो भाई ऐसे तो फिर कोई भी आकर के भाई कुछ भी चोरी करके निकल जाएगा। इसीलिए हमारे घर में क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारे घर में प्रॉपर ताला वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह होना चाहिए। इसीलिए लोग वगैरह अपने बिल्डिंग्स में गार्ड वगैरह लगवाते हैं, क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल है। तो एक बात बताओ दोस्तों, कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है? एक मिनट। कंट्रोल में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल समझाने वाला हूं आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉपर टेस्टिंग करनी पड़ती है। ये क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड जो लगा रहता है ना, सिक्योरिटी गार्ड, ये भी छोड़ो, सिक्योरिटी गार्ड भी छोड़ो, हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में भी तो ग्लास गार्ड लगवाते हैं ना, ये भी क्या है? इंटरनल कंट्रोल ही तो है। ये भी क्या है? क्या? हाँ कर दे बंद। ये भी क्या है? इंटरनल कंट्रोल ही तो है दोस्तों। क्योंकि अगर हम सिक्योरिटी गार्ड, वो अपना ग्लास गार्ड नहीं लगवाएंगे या अपने लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं लगाएंगे, तो हमारे लैपटॉप को या हमारे मोबाइल को क्या हो जाएगा दोस्तों? खतरा हो जाएगा। तो वैसे ही ऑडिट में क्या होता है, एग्जाम्पल, ऑडिट में ना हमको कुछ कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, और इन कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करके पता क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ, बता रहा हूं प्रिवेंशन वगैरह क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, प्रिवेंशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कुछ लोग तो समझ भी गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ना मिस स्टेटमेंट ना हो जाए, मतलब गलती ना हो जाए, तो वो गलती को रोकने के लिए मुझे कंट्रोल तो लगाने पड़ेंगे ना। घर में मच्छर ना आ जाए तो पहले से ऑल आउट लगा रखा है ताकि मच्छर ही अंदर ना आए। जैसे कि सिनेमा हॉल का एग्जांपल लिया, तो वहां पर कोई बिना टिकट ना घुसे, इसीलिए हमने क्या लगा रखा है, एक गेट कीपर लगा रखा है जो टिकट को देख करके अंदर जाने देगा। दूसरा ऐसा होता है ना, टिकट को फाड़ देते हैं साइड में से। जब मल्टीप्लेक्स में नहीं होता है जनरली, पहले होता था। आजकल तो वो सब सीरियल नंबर से पता लग जाता है। पहले नंबर नहीं होता, टिकट को फाड़ देते थे। अब टिकट को फाड़ दिया तो अब ये बाकी यूज नहीं हो सकती, या उसमें कुछ निशान लगा दिया। और इसके अलावा मल्टीप्लेक्स में ऐसा होता है कि अगर अपन जाएं तो वो आपका अलग ही सिनेमा हॉल है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि आपने कोई एक मूवी के लिए टिकट ली थी, आपने देख ली दूसरी मूवी। आपने ली थी नॉर्मल मूवी की टिकट और आप 3D में घुस गए, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, वहां अलग कंट्रोल होता है। और दूसरा, जब वो व्यक्ति पैसा कलेक्ट कर रहा है तो ऑनलाइन कितना पैसा आया, कैश में कितना पैसा आया, इन सब का हिसाब भी तो प्रॉपर होना चाहिए ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सिनेमा हॉल वाला है उसने फॉर एग्जांपल बेची सुबह से लेकर रात तक 1000 टिकट, और
एक्चुअल में मैनेजमेंट को बताई 700, बाकी के 300 के पैसे खा गया हो वो। तो ये सारी चीजें कि ये ठीक से कंट्रोल में रहे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है दोस्तों, कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या आपको बेसिक समझ में आया कि कंट्रोल क्या होता है? मतलब मिस स्टेटमेंट ना हो जाए, गलती ना हो जाए, तो पहले से सावधानी बरत लो। मतलब दुर्घटना से सावधानी भली, ऐसे बोलते हैं ना, कि पहले से आप क्या रहो, सावधान रहो। बहुत बढ़िया दोस्तों। इंटरनल कंट्रोल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एक एग्जाम्पल बढ़िया हो सकता है, यह है आपका आईटी सॉफ्टवेयर। आईटी सॉफ्टवेयर, एक मिनट, आपका जो आईटी सॉफ्टवेयर है ना, एक मिनट यार, ये लिखना क्यों बंद हो गया? हाँ जी, आपका जो आईटी सॉफ्टवेयर है ना, वो आईटी सॉफ्टवेयर भी क्या करता है, ताकि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही तरीके से बन जाए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति मैन्युअली अकाउंट्स बनाएगा, तो मैन्युअली अकाउंट्स बनाने में दिक्कत क्या है, वो गलती कर सकता है। लेकिन वही अगर एक आईटी सॉफ्टवेयर बनाएगा, एक प्रॉपर एक आईटी सिस्टम बनाएगा, तो मशीन कम गलती करेगी, लोग ज्यादा गलती करेंगे। तो इन सबको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, इन सबको अपन बोलते हैं कि हमने क्या कर दिया, इंटरनल कंट्रोल्स कंपनी में लगा दिए। यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो अब मैं पता है आपको किस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं, मैं उस डायरेक्शन में लेकर के जा रहा हूं कि अगर हमने ऑडिट अब शुरू कर दिया, तो ऑडिट करते टाइम हमको क्या क्या ध्यान देना है। तो मैंने पहले आपको बताया, एक होता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस मतलब कि मेरे ऊपर, मेरे पास सबूत आ जाए। सबूत क्या आ जाए, कि मुझे ये सबूत मिल जाए कि हाँ, ये जो चीज लिखी है ये सही लिखी है कि गलत लिखी है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग उसने दिखाई 2 करोड़ रुपए की, तो मैं क्या करूंगा, 2 करोड़ रुपए की दिखाई है तो मैं रजिस्ट्री चेक कर लूंगा, मैं उसका रजिस्टर्ड वैल्यू से वैल्यू वगैरह करवा लूंगा, ताकि मुझे फाइनली पता लग जाए कि हाँ, ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। क्लियर हुआ क्या यहां तक? एक मिनट, आज ये पढ़ाने ही नहीं देगा, पता नहीं क्या दिक्कत है, बार बार अटक रहा है। एक मिनट रुक जाओ। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। थोड़ा सा लैपटॉप जो है हैंग हो गया है, मैं आपको ऐसे ही बोल करके बता देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा था। इंटरनल कंट्रोल्स में बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि मैं अलग अलग सेगमेंट में आपको इंटरनल कंट्रोल्स का एग्जाम्पल देता हूं, तो आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल इंटरनल कंट्रोल का क्या हो सकता है पता है? इंटरनल कंट्रोल्स का एक पहला एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं पता है, मेरी फैक्ट्री है, समझना मेरी बात को। मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में अगर मैं कोई माल खरीद रहा हूं, तो एक बात बताओ, प्रॉपर मेरे पास एक बिल वगैरह होना चाहिए ना। मैंने फैक्ट्री से कोई माल खरीदा और अब मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजने जा रहा हूं, तो भाई एक प्रॉपर जो है एक बिल वगैरह बनना चाहिए ना। एक प्रॉपर जीएसटी वाला बिल बनना चाहिए, जिसमें सब कुछ लिखा हो कि देखो फैक्ट्री ने इतना सामान खरीदा, फिर प्रोडक्शन को इतना भेजा, फिर प्रोडक्शन ने इतना बना करके सेल्स टीम को इतना भेजा। अगर एक बात बताओ, इनके बीच में कोई कंट्रोल ही नहीं लगा होगा, मतलब एक व्यक्ति का काम अगर दूसरा चेक ही नहीं कर रखा होगा, तो भाई बहुत ज्यादा घपले हो जाएंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सोचो कि फैक्ट्री पे जो व्यक्ति बैठा है ना, वो ये बता ही नहीं रहा कि उसने कितने की सेल करी, तो ये तो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। क्योंकि फैक्ट्री में जो व्यक्ति बैठा है, अगर उसने करप्शन कर लिया और उसके काम को चेक करने वाला कोई है ही नहीं, तो भाई फैक्ट्री में ही करप्शन चालू हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप प्रॉपर कंट्रोल लगाओ ही नहीं, तो छोटे छोटे काम के लिए क्या होगी दोस्तों, रिश्वत लेना चालू कर देंगे लोग। तो इसीलिए कंट्रोल लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मम्मी बेटे पे कंट्रोल नहीं लगाएगी, तो बेटा तो भैया घर में रात रात भर वापिस ही नहीं आएगा। वो तो भाई अगर आप कंट्रोल नहीं लगाओगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे बेटा, बिगड़ जाएंगे। तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कंट्रोल वगैरह लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहे, प्रॉपर एक ऑर्डर रहे। एक मिनट, मैं एक्चुअल में इंटरनल कंट्रोल की फॉर्मल डेफिनेशन अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो दूसरे आईएसए का पार्ट है। इंटरनल कंट्रोल का एक जिक्र आया था, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक बता दिया। एक मिनट, इसको पता नहीं क्या हो गया है, आज ये चलने को तैयार नहीं। हाँ हाँ यार, आईएसए में आपके लैपटॉप में भी इंटरनल कंट्रोल की कमी है। क्या बात बोला यार, इंटरनल का आज का चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, बार बार हैंग मार रहा है सुबह से वो। इसमें भी इंटरनल कंट्रोल एंटीवायरस लगाना पड़ेगा। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना, सुनो,
जो आपका ये आईएसए है ना, ये आईएसए के नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे, और आप चिंता मत करो क्योंकि अपन इतनी बार बोलेंगे ना आईएसए आईएसए बार बार, तो आपको नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे क्लास में। लेकिन आपको आईएसए के नाम तो याद रखने पड़ेंगे क्योंकि उसके ना एग्जाम में मार्क्स होते हैं। एक्चुअली अपने को कोट वगैरह करने पड़ते हैं कि कौन सा आईएसए लग रहा है, तो इसीलिए अगर अपन उस आईएसए का नाम लिख देते हैं ना तो अपने को मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, लॉ का नाम याद नहीं होता था, कोई बात नहीं। लेकिन लॉ में ना, लॉ में सेक्शन नंबर लिखने के कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर आईएसए का नाम और नंबर लिखने के ना अपने मार्क्स होते हैं। अच्छा, केस वगैरह भूल जाता था। तो आपने क्या सीए की एग्जाम दे रखी कि? अच्छा, फाउंडेशन दी होगी आपने। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, वहाँ पे थोड़ा क्या है ना, सीए में एज इट इज लिखना पड़ता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा दोस्तों, लैपटॉप तो आज मेरा साथ दे नहीं रहा है। आप जो है आप जो है वो इसके बाद से जो है मुझे पहले शुरू से लेकर के एंड तक का एक बार बता दो कि आपको क्या क्या समझ में आया, तो अपन कल की क्लास में फिर आईएसए का नेक्स्ट जो है सेगमेंट शुरू करेंगे। शुरुआत में दोस्तों मैंने 3-4 टर्म्स की आपको बात बताई है। सबसे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंस बताई थी। बताओ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है मेरा कोई रिलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे मैं ऑडिट वगैरह कर रहा हूं, नहीं तो क्या होगा, मैं इंडिपेंडेंट नहीं रहूंगा। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता था? अकाउंट्स वगैरह, जैसे बैलेंस शीट, पीएनएल, जर्नल एंट्रीज वगैरह, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको यह बताया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बाद किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, चाहे वो बड़ी एंटिटी हो चाहे वो छोटी एंटिटी हो, भले वो प्रॉफिट कमाती हो चाहे ना कमाती हो। फिर मैंने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट अगर जब हम करते हैं तो हमको कौन सी अश्योरेंस लेनी पड़ती है? रीजनेबल अश्योरेंस लेनी पड़ती है। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट, मतलब वो गारंटी नहीं होती है, और एक ओपिनियन हमको फॉर्म करना पड़ता है। यहां तक तो आपने बहुत बार पढ़ लिया है। फिर मैंने आपको बताया ऑडिट एविडेंस क्या होता है। तो ये वो वाली इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों जो ऑडिटर यूज करता है। ये वाली इंफॉर्मेशन ऑडिटर यूज करता है ताकि उसको क्या मिल सके? रीजनेबल एश्योरेंस, और वो कंक्लूजन वगैरह दे सके। फिर मैंने आपको ना एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट जैसा कुछ लिखवाया था। कोई बात नहीं, मैं आपको कल डिटेल में बता दूंगा। अभी आपको एक जनरल बता रहा हूं कि प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का दोस्तों मतलब क्या होता है। जितने लोगों ने लिखा हो उनको मैंने, क्योंकि मैंने लिखाया था, आपकी क्लास छूट गई तो आप वो रिकॉर्डेड देखना बेटा, थोड़ा सा धीरे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि मुझे ना चौकन्ना रहना पड़ेगा। चौकन्ना इसीलिए रहना पड़ेगा क्योंकि यार हो सकता है ना, मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास में कि मैं ऑडिट करने आया। अब आप दोनों ने पता क्या किया, मुझे पहले तो बहुत सारा नाश्ता करवा दिया, उसके बाद जो है मुझे बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल हैवी खाना खिलवा दिया। आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे हो। जैसे ही मैं काम करने आया ना, अरे सर ये छोड़ो आप तो मूवी देखने चलो, अरे सर ये छोड़ो आपको तो घुमा के लेके आते हैं, अरे सर चलो पान खिला के लेके आते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो? जानबूझ करके मुझे ना उकसा रहे हो, मुझे जो है वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं क्या करूं, आपकी गलतियां ना पकड़ पाऊं। तो भाई एक ऑडिटर को इतना बुद्धू नहीं होना है। एक ऑडिटर को कैसा होना चाहिए दोस्तों? चौकन्ना, शातिर, अलर्ट। तो हमको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या सिखाता है कि हमको ना अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है उन पर्टिकुलर मिस स्टेटमेंट के प्रति। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई हम सोच तो रहे हैं कि भाई सब कुछ सही है, लेकिन हम अंदर तक चेक कर रहे हैं तो पता चला सब कुछ गलत है। तो इसीलिए हमको क्या रखना पड़ेगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में फिर से लिखवा दूंगा। और सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बताया? प्रोफेशनल जजमेंट। देखो थोड़ा सा धीरे। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने इतनी आर्टिकलशिप करी, इतनी ज्यादा जो है मैंने किताबें पढ़ी, इतनी सारी एग्जाम्स क्लियर करी, फाइनली मैं एसीसीए बना, फाइनली मैं सीए बना, तो मेरे भैया आपको वो पर्टिकुलर नॉलेज यूज करते भी तो आना चाहिए ना। जैसे कि अपन ने मैथ्स में इतनी सारी चीजें पढ़ी थी, अल्फा बीटा गामा पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, वो काम आ रही क्या आजकल? नहीं आ रही। लेकिन कॉमर्स में जो पढ़ते हैं वो तो डायरेक्टली काम आता है ना। तो जो जो मैंने अपने एसीसीए की जर्नी में सीखा, मैंने जो अपनी ट्रेनिंग में सीखा, अब मुझे वो अप्लाई करते भी तो आना चाहिए ना। तो बेटा प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब ये होता है जब आप गिवन सिचुएशन में अपना नॉलेज अप्लाई करो। जैसे एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर मरीज के सामने क्या करेगा? अपना नॉलेज अप्लाई करेगा ना, ठीक से इलाज वगैरह करेगा। तो सेम एक एक एसीसीए और एक सीए को भी क्या करना है कि उस सिचुएशन में उनको अपना नॉलेज अप्लाई करना है कि यार ठीक से मैं काम कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैया मैं काम जो मैंने पढ़ा है वो मैं ठीक से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको प्रोफेशनल जजमेंट भी लगाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी लगाना पड़ेगा।
और एंड में मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने क्या बताया, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने ये बताया कि मैनेजमेंट मुझे सारी इंफॉर्मेशन देगा, अकाउंट्स वगैरह बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर मेंटेन करेगा और मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा सारी इंफॉर्मेशन के प्रति और सारे जो है इन लोगों के प्रति कि मैं लोगों से इंक्वायरी भी कर सकूं और इंफॉर्मेशन वगैरह भी प्रॉपरली ले सकूं। शुरू की क्लास से लेकर के अभी तक का जितना भी मैंने इतना ही मटेरियल बताया है कि यहां तक सबको क्लियर है क्या? फरहीन, उज्जवल, मोहित, जो जो भी मुझे देख रहा है वो मुझे बताओ, कोई भी अगर दिक्कत हो चैट पे लिख दो, और आप लोग जो मुझे सुन रहे हो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये थे अपने ऑडिट के बेसिक्स, मतलब बेसिक्स तो आगे बताता रहूंगा मैं, लेकिन ये था ऑडिट का स्टार्ट करने का तरीका कि यार ये स्टार्ट हो गया ऑडिट में। अब आपके दिमाग में ना चीजें चलेंगी कि अच्छा ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट में मेन मेन चीजें ध्यान क्या रखनी होती हैं। अब अपन आगे के लेक्चर्स में क्या करेंगे, आईएसएस को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा आईएसए में कौन कौन सी बारीक बातें हैं, केस स्टडी कैसे बन सकती है, फिर धीरे धीरे अपन क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, फिर प्रैक्टिकली आपने को आंसर लिखना कैसा है वो सारी चीजें चेक, वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले यहां तक क्लियर है क्या? बेटा चैट पे कुछ लिख नहीं रहे हो तुम लोग, फरहीन, उज्जवल, मोहित, एक बार बता दो। कुछ डाउट हो तो बता दो, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। क्लियर है? तो आप इतना जरूर एक बार जिसके भी लेक्चर छूटे हुए हैं आज शाम तक सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो जो भी आपका लेक्चर छूटा है आपको दोबारा देखना है तो आप वो देख लेना। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर भी मैंने दे दिया है 9893060456। तो ये वाला नंबर जो है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल कुछ भी कर लेना, मैं आपको डायरेक्टली रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलो अब आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।